हैदराबाद का राजनेता सैयद कासिम रिजवी, जो रजाकार नाम के हथियारबंद हिंसक संगठन का सरगना था और इसका खुद का राजनीतिक पार्टी भी था, MIM मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भारत में हैदराबाद के विलय के बाद सरदार पटेल ने इस पार्टी को बैन कर दिया था। फिर इसी पार्टी को पुनर्गठित करके 1957 में MIM में ऑल इंडिया जोड़कर AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है। इस पार्टी का शुरू से ही मकसद था हैदराबाद रियासत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जहर उगलता रहता है। भारत में हैदराबाद विलय की पूरी कहानी इस वीडियो में देखें और अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने घोषणा की कि अंग्रेज जल्द ही भारत छोड़ देंगे, तो हैदराबाद के निजाम ने भी 12 जून को घोषणा कर दी कि अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद हैदराबाद रियासत पूरी तरह से स्वाधीन हो जाएगी और वह पूरी तरह से स्वाधीन शासक बन जाएगा। मुसलमान शुरू से ही उस नासूर की तरह थे जो आज़ादी सिर्फ धर्म के नाम पे चाहते थे। भारत की एकता और अखंडता से इनका कोई लेना देना नहीं था। जो काम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग करके किया था, वही काम 80% हिंदू आबादी वाले रियासत को हैदराबाद का निजाम मुस्लिम राष्ट्र बनाने की घोषणा तक कर चुका था। लंबी कोशिशों के बाद भी 15 अगस्त 1947 के बाद जब हैदराबाद का भारत में विलय होने पर कोई सहमति नहीं बन पाई, तब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर भारत सरकार और निजाम के बीच नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में यह तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले तक हैदराबाद से जो पारस्परिक संबंध की व्यवस्था थी वह बनी रहेगी। इस समझौते के तहत निजाम को हैदराबाद में एक प्रतिनिधि सरकार का गठन करना था। इसमें भारत सरकार और हैदराबाद रियासत को एक दूसरे के यहाँ अपने अपने एजेंट नियुक्त करने थे, जिसके लिए भारत की तरफ से हैदराबाद में KM मुंशी और निजाम ने नवंबर में लायक अली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। निजाम ने संधि तो कर लिया, लेकिन वह भारत के साथ रहना चाहता ही नहीं था। उसकी इस्लामिक सोच उस पर हावी था और 80% हिंदू आबादी वाले रियासत हैदराबाद को इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता था, इसलिए वह लगातार जिन्ना के संपर्क में रहा। उस दौरान निजाम ने यह संधि का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान को करोड़ों रुपये हथियार खरीदने के लिए दिया और अपना सैन्य ताकत बढ़ाने लगा, और वह भारत को सूचित किए बिना पाकिस्तान में अपना एक जनसंपर्क अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही विदेशों से हथियार खरीदने की कोशिश भी करने लगा। अब हैदराबाद भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनता जा रहा था। 80% हिंदू आबादी वाले रियासत में निजाम ने सेना के बड़े पदों पर मुसलमानों को बैठा रखा था और उन मुस्लिम अधिकारियों के जरिए हैदराबाद रियासत में रहने वाले हिंदुओं तथा सीमाओं पर रहने वाले हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। रेलगाड़ियों को लूटा जा रहा था। इन सभी बातों को देखते हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और रियासत में एक जिम्मेदार सरकार की मांग करने लगे। इसके बाद निजाम ने दुनिया के बाकी मुस्लिम शासकों की तरह तानाशाही और बर्बरता करना स्टार्ट कर दिया। वह विरोध करने वाले हजारों लोगों को मरवा दिया तथा हजारों लोगों को जेल में डाल दिया और कांग्रेस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। 80% हिंदू आबादी वाले रियासत को वहाँ का मुस्लिम निजाम मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहा था। इतना सब कुछ देखते हुए भी पंडित नेहरू के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा था, जबकि सरदार पटेल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमेशा से ही 82,698 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला हैदराबाद रियासत की गिनती भारत के प्रमुख राजघरानों में किया जाता था। इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के क्षेत्र से भी अधिक था और आबादी 1 करोड़ 60 लाख यूरोप के कई देशों से अधिक थी। शायद इसके विशेष दर्जे की वजह से ही इसे आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने या न होने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। उस समय भारत के गृह सचिव रहे HVR अयंगर ने एक इंटरव्यू में कहा था, सरदार पटेल को शुरू से ही मानना था कि भारत के दिल में एक ऐसे क्षेत्र हैदराबाद का होना जिसकी निष्ठा देश की सीमाओं के बाहर हो, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रखे इस इंटरव्यू में अयंगर यहाँ तक कहते हैं कि पटेल की दिली इच्छा थी कि निजाम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। हालांकि नेहरू और माउंटबेटन की वजह से पटेल अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। नेहरू पटेल को हमेशा याद दिलाते रहे कि हैदराबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यक रहते हैं। निजाम से पिंड छुड़ाने के बाद होने वाले अवसर को संभाल पाना भारत के लिए मुश्किल होगा। माउंटबेटन को ये खुशफहमी थी कि वो नेहरू की मदद से निजाम को संभाल सकते हैं, लेकिन पटेल ने इसका ये कहते हुए विरोध किया था कि आपका मुकाबला एक लोमड़ी से है। मुझे निजाम पर कतई विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको निजाम से धोखा ही मिलेगा।
पटेल के नज़र में उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। शुरू में नेहरू हैदराबाद में सेना भेजने के पक्ष में नहीं थे। पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी लिखते हैं, नेहरू का मानना था हैदराबाद में सेना भेजने से कश्मीर में भारतीय सैनिक ऑपरेशन को नुकसान पहुंचेगा। एजी नूरानी अपनी किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में लिखते हैं, हैदराबाद के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नेहरू और पटेल दोनों मौजूद थे। नेहरू सैद्धांतिक रूप से सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो इसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। वहीं पटेल के लिए सैनिक कार्रवाई पहला विकल्प था। बातचीत के लिए उनके पास धैर्य नहीं था। कैबिनेट बैठक को नेहरू संबोधित करते हुए बोले कि मैं निजाम की नीतियों के खिलाफ जरूर हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका मुझसे कोई विरोध नहीं है। मैं हैदराबाद की संस्कृति का प्रशंसक हूँ, जिसका उनकी मित्र सरोजिनी नायडू प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन पटेल को व्यक्तिगत और वैचारिक दोनों तरह से निजाम से नफरत थी। इस बैठक का एक और विवरण पटेल के करीबी और उस समय रिफॉर्मर कमिश्नर बीपी मेनन ने एचबी हॉडसन को 1964 में दिए एक इंटरव्यू में किया है। मेनन के मुताबिक नेहरू ने बैठक के शुरुआत में ही मुझ पर हमला बोला। असल में वो मेरे बहाने सरदार पटेल को निशाना बना रहे थे। पटेल थोड़ी देर तक चुप रहे, लेकिन जब नेहरू ज़्यादा कट्टू हो गए तो वो बैठक से वॉकआउट कर गए। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आया, क्योंकि मेरे मंत्री की अनुपस्थिति में वहाँ मेरे रहने का कोई तुक नहीं था। इसके बाद राजा जी ने मुझसे संपर्क किया और सरदार को मनाने के लिए कहा। फिर मैं और राजा जी सरदार के पास गए। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। सरदार गुस्से में चिल्लाए, नेहरू अपने आप को समझता क्या है? आज़ादी की लड़ाई में दूसरे लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है। सरदार का इरादा था कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाकर नेहरू को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन राजा जी ने सरदार को डिफेंस कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मना लिया। इस बैठक में नेहरू शांत रहे और हैदराबाद पर हमला करने की योजना को मंजूरी मिल गई। निजाम का सबसे करीबी था सैयद कासिम रिजवी। उसका अपना राजनीतिक दल था, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उसी ने जूनागढ़ विवाद के बाद सरदार पटेल की चुटकी लेते हुए कहा था, सरदार से छोटा जूनागढ़ तो संभल नहीं रहा है, तो हैदराबाद के बारे में इतना गरज क्यों रहे हैं? जब जूनागढ़ ने आत्मसमर्पण कर दिया तो सरदार पटेल ने रिजवी को जवाब देते हुए कहा था, अगर हैदराबाद ने दीवार पर लिखी इबारत को नहीं पढ़ा तो उसका भी वही हश्र होगा जो जूनागढ़ का हुआ है। जब निजाम के प्रतिनिधि के तौर पर रिजवी सरदार पटेल से मिलने दिल्ली आया तो पटेल ने उससे स्पष्ट कर दिया कि निजाम के पास सिर्फ दो विकल्प है, नंबर 1 भारत में विलय या फिर जनमत संग्रह। उस पर रिजवी की टिप्पणी थी कि हैदराबाद में जनमत संग्रह तो सिर्फ तलवार के बल पर ही कराया जा सकता है। पटेल को इस बात का अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था। यहाँ तक कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता कराने के फिराक में था, जिसके तहत हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनवाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकेगा। इंद्र मल्होत्रा ने 31 मई को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख में द हॉर्सेस दैट लेड ऑपरेशन पोलो में लिखा था, निजाम ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की इच्छा प्रकट की थी, जिसे इटली सरकार ने ठुकरा दिया था। निजाम ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी हस्तक्षेप करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना मर गया। इसके साथ ही हैदराबाद का सबसे बड़ा समर्थक इस दुनिया से चला गया। 22 मई 1948 को जब रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में सफ़र कर रहे हिंदुओं पर हमला बोला तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी को निजाम के प्रति नर्म रुख अपना रही है। सेना के पूर्व उप सेना प्रमुख जनरल एस के सिन्हा अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, मैं जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था। उन्हें संदेश मिला कि सरदार पटेल उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पालम हवाई अड्डे से सीधा पटेल के घर गए। मैं बरामदे में रहा जबकि करियप्पा उनसे मिलने अंदर गए और 5 मिनट में बाहर आ गए। बाद में उन्होंने बताया कि सरदार ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि अगर हैदराबाद मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो क्या वो बिना किसी अतिरिक्त मदद के हालात से निपट पाएंगे? करियप्पा ने एक शब्द में जवाब दिया, हाँ, और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। उन्होंने दक्षिणी कमान के प्रमुख राजेंद्र सिंह जडेजा को बुलावा भेजा और पूछा कि इस कार्रवाई के लिए आपको कितने दिन चाहिए। राजेंद्र जी ने जवाब दिया, सर मेरे लिए 1 हफ्ता पर्याप्त होगा, लेकिन मानसून के दौरान ये एक्शन नहीं हो सकता है।
हमें मानसून गुजर जाने का इंतजार करना होगा। भारत के तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद या बम्बई में बम गिरा सकती है, लेकिन पटेल ने उनकी सलाह नहीं मानी। इंदर मल्होत्रा अपने लेख में लिखते हैं, जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ने अपने डिफेंस काउंसिल में बैठक बुलाई और सवाल किया कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन एलवर्दी ने, जो बाद में एयर चीफ मार्शल और ब्रिटेन के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, कहा नहीं। लियाकत ने फिर जोर देकर पूछा कि क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते हैं। एलवर्दी का जवाब था, हाँ ये संभव तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुल 4 बम वर्षक हैं, जिनमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। इनमें से शायद एक दिल्ली पहुंचकर बम गिरा भी दे, लेकिन इनमें से कोई वापस नहीं आ पाएगा। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में घुसी। HVR अयंगर बताते हैं कि 13 सितंबर को ही नेहरू ने सरदार पटेल को फ़ोन कर जगा दिया। नेहरू ने कहा, जनरल बूचर ने मुझे फ़ोन कर इस हमले को रुकवाने का अनुरोध किया है, मुझे क्या करना चाहिए। पटेल का जवाब था, आप सोने जाइए, मैं भी यही करने जा रहा हूँ। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज़्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 108 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की भी मौत हुई। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। इस बीच हैदराबाद में भारत सरकार के एजेंट जनरल KM मुंशी ने पटेल को एक गुप्त टेलीग्राम भेजा। निजाम ने अपना दूत भेजकर भारतीय सेना के सामने अपने सैनिकों को आत्मसमर्पण की पेशकश की है। मैं रेडियो पर संदेश में इस पेशकश का ऐलान करने जा रहा हूं। सरदार पटेल को मुंशी की ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने आदेश दिया कि मुंशी से संपर्क कर उन्हें संदेश देने से रोका जाए, लेकिन जब तक मुंशी से संपर्क हो पाता, वो रेडियो पर हैदराबाद की जनता को संबोधित कर चुके थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अब भारतीय सैन्य कमांडरों की बैठक निजाम के बेटे और क्राउन प्रिंस से होनी चाहिए। पटेल बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता मुंशी ने अपने भाषण में ये बात क्यों कही। ये चाय की पार्टी नहीं, आत्मसमर्पण है। मैं चाहता हूं कि हैदराबाद की सेना भारतीय सेना के सामने औपचारिक रूप से अपने हथियार डाले। 18 सितंबर को जब मुंशी ने सरदार को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन पर ही उन्हें तगड़ी डांट लगाया। फरवरी 1949 को जब सरदार पटेल का विमान हैदराबाद के बेगमपट हवाई अड्डे पर उतरा तो निजाम हैदराबाद वहां मौजूद था। इससे पहले जब सरदार ने अपने विमान की खिड़की से निजाम को देखा तो उन्होंने अपने सचिव V शंकर से कहा, सो एग्जॉस्टेड हाइनीज इज हियर। लेकिन जब निजाम ने उनके सामने आकर अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़े तो उन्होंने मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया।